हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इस यूनिट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंसिटिविटी के बारे में। देखिए, ऐसा होता है कि अगर हम लोग कोई भी हमारे पास अगर गैल्वेनोमीटर है तो उसको हम लोग एमीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं और वोल्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग उसके अक्रॉस थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं या अगर उसमें थोड़ी सी भी करंट फ्लो कराते हैं और उसमें काफ़ी डिफ्लेक्शन हो जाता है, तो अगर ऐसा कोई गैल्वेनोमीटर है तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हुआ करती है। तो ये होती है किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी दो टाइप की होती हैं, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, हमारे पास जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी दो टाइप की होंगी। जो सेंसिटिविटी होंगी उसकी वो दो टाइप की होंगी। एक होगी करंट सेंसिटिविटी जिसको हम SI से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी जिसको हम S∪V से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए, करंट सेंसिटिविटी मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, अगर आप लोग देखें कि उसमें अगर आप लोग I करंट फ्लो कराते हैं और उसका जो स्केल है उसमें डिफ्लेक्शन होता है phi, तो यूनिट करंट के लिए जो डिफ्लेक्शन होता है उसी करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। आप देखिए कि I करंट के करस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन है ये है phi, तो यूनिट करंट के करस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन होगा ये होगा phi/I। इसलिए जो करंट सेंसिटिविटी होगी ये होगी phi/I। किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए जो करंट सेंसिटिविटी है ये है phi/I। ऐसे ही आप देखिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर जो भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है उसके अंदर, उसे उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। मान लीजिए कि आपने अगर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो डिफ्लेक्शन हुआ उसमें phi, तो अगर यूनिट यानी 1 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो phi/V ये डिफ्लेक्शन होगा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। इसलिए जो इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी ये होगी phi/V, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब आप देखिए, आप लोग पढ़ चुके हैं कि वी नो दैट कि जो पोजीशन होती है इक्विलिब्रियम की, कि प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर हम लोग किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जब करंट फ्लो कराते हैं I, तो उस वक्त जो कॉइल होती है वो डिफ्लेक्ट होती है। जो उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, अगर उससे वो थीटा एंगल डिफ्लेक्ट होती है तो उस वक्त जो उस पर टॉर्क लगता है वो टॉर्क होता है टॉ, कितना होता है NIAB अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, और जो रेस्टोरिंग टॉर्क लगता है ये होता है C/phi। अगर phi डिफ्लेक्शन हुआ है तो C/phi ये हो जाएगा। तो अगर यहाँ से मैं phi/I निकालूँ तो आप देखिए phi/I जब मैं निकालूँगा तो हो जाएगा NAB/C के इक्वल। तो आप देखेंगे यहाँ से जो phi/I होगा ये होगा NAB/C, और आप देखिए जो phi/I होता है ये होती है करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी SI या तो आप हो सकते हैं phi/I NAB/C, ये होगी करंट सेंसिटिविटी। ये इक्वेशन नंबर नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3 आ गई। फिर हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। आप देखिए कि अगर यहाँ पर जहाँ पर लिखा है V, यहाँ पर मैं लिख दूँ I/R, जहाँ पर R क्या है, R है रेजिस्टेंस इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कॉइल का। तो आप लिखेंगे कि पुटिंग V I/R, तो V गेट वोल्टेज सेंसिटिविटी SV phi/I/R। इस I को यहाँ ले जाइए तो phi/I हो जाएगा phi/I/R, एंड phi/I ये होता है SI। तो यूजिंग इक्वेशन 1 तो हो जाएगा
कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ये रिलेशन है बिटवीन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब अगर हम लोग ऐसा ही वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 से, आपने पुटिंग वैल्यू ऑफ SI फ्रॉम 3, तो हो जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी SV इज इक्वल टू ऐसा ही जाएगा NAB अपॉन C इंटू R, ये निकल के आता है। अब बात ये आती है, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसकी करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों ही बहुत ज़्यादा हों। तो उन दोनों को बहुत ज़्यादा करने के लिए आप देखिए, अगर आप चाहते हैं कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाए तो आप देखिए नंबर ऑफ़ टर्न्स, जो कॉइल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर आप बढ़ाएंगे तो ऐसा ही बढ़ जाएगा। अगर आप फ्रेम एरिया बढ़ाएंगे तो ऐसा ही बढ़ जाएगा। अगर आप पावरफुल हॉर्सशू मैग्नेट यूज़ करेंगे, B बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। और अगर हम लोग जो टॉर्जन कांस्टेंट है C, टॉर्जन कांस्टेंट को कम कर देंगे, यानी कि लॉन्ग कम करने के लिए क्या करते हैं कि लॉन्ग एंड थिन फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग C कम कर देंगे, अगर हम लॉन्ग एंड थिन फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे तो C कम हो जाएगा, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। आप देखिए कि अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ करते हैं, एरिया ऑफ फ्रेम को इंक्रीज़ करते हैं, पावरफुल हॉर्सशू मैग्नेट लेके B को इंक्रीज़ करते हैं और C को कम करते हैं लॉन्ग एंड थिन फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप लेकर, ऐसा करने से जो करंट सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर इस फॉर्मूले को देखने पर कि अगर हम लोग N को बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, फ्रेम का एरिया बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखिए कि नंबर ऑफ़ टर्न्स को अगर हम बढ़ाएंगे तो आपको एक लॉन्ग वायर लेना पड़ेगा, जो वायर की लेंथ है वो नंबर ऑफ़ टर्न्स के रेशो में बढ़ जाएगी, तो आप देखिए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए N और A जो फ्रेम एरिया है, नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, उसको बढ़ाने पर करंट जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो नहीं बढ़ती है। आप लिखेंगे कि अगर आपने N को बढ़ा दिया, अगर आपने फ्रेम के एरिया को बढ़ा दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, फ्रेम का एरिया है, तो आप देखिए कि SV रिमेन सेम, या SV जो है वो बढ़ती नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े तो कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो B को बढ़ाकर या C को कम करके। अगर हम लोग जो हॉर्सशू मैग्नेट है वो पावरफुल ले लें, उसको बढ़ा दें, या C को कम कर दें, अगर ये दो काम करते हैं तो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है ये बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों बढ़ जाएं तो यही काम करना चाहिए। आप देखिए ये दो चीज़ें कॉमन है इसके अंदर कि ज़्यादा पावरफुल हॉर्सशू मैग्नेट अगर लेंगे जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, या लॉन्ग एंड थिन फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप लेंगे तो C कम हो जाएगा। तो दोनों ऐसे काम करने पर करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों ही बढ़ जाया करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर और वोल्ट मीटर। आप देखिए मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे पास जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उससे हम लोग करंट का मेज़रमेंट भी कर सकते हैं और वोल्टेज का मेज़रमेंट भी कर सकते हैं, यानी उसको हम लोग एक एमीटर तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एक वोल्ट मीटर तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि उसका कंसिडरेबल ओमिक रेजिस्टेंस होता है उसी कॉइल का, और आप जानते हैं कि अगर हम लोग उसको लगा देंगे किसी भी सर्किट के सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तो जो सर्किट का ओमिक रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए जो करंट की वैल्यू है, एक्चुअल करंट की वैल्यू है वो चेंज हो जाया करती है और मेज़रमेंट में एरर आ जाया करती है। इसलिए हम लोग जो कॉइल रेजिस्टेंस है उसमें चेंज अगर हम लोग एप्रोप्रिएट चेंज कर देते हैं तो हम लोग किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को करंट के मेज़रमेंट के लिए और वोल्टेज के मेज़रमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एज एन एमीटर या एज ए वोल्ट मीटर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको कन्वर्जन ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो आप देखिए मेरे पास एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, हम लोग बात कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। आप ये मानिए कि आपके पास
एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसका जो कॉइल रेजिस्टेंस है ये है G, ये है कॉइल रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये स्केल लगा हुआ है, जो इसका इंडिकेटर रहता है, जब कोई करंट नहीं तो ज़ीरो पर रहता है। जब आप करंट बढ़ाते हैं तो जो इंडिकेटर है वो बढ़ता है और मैक्सिमम हो जाता है जब इसमें करंट जाती है I सफिक्स G। I सफिक्स G इज़ कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और उस वक्त यहाँ पर जो ये इंडिकेटर, जो ये पॉइंटर है, ये मैक्सिमम करंट को शो करता है, यानी IG को रिप्रेजेंट करता है। ये होता है हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये होता है, ठीक है, ये होता है। ये बॉक्स में बंद होता है। ये है भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जहाँ पर आप देखिए G है कॉइल रेजिस्टेंस, और IG है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब मेरे पास एक सर्किट है, एक सर्किट ये है, ये है सर्किट। इसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा हुआ है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो करंट फ्लो होगी इस सर्किट में ऐसे, ये करंट फ्लो होगी। क्या वैल्यू होगी करंट की? जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी I = E/R, इतनी करंट फ्लो होगी। अब इस करंट का मैं मेज़रमेंट करना चाहता हूँ। अगर मैं इस करंट का मेज़रमेंट करना चाहता हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं इसको लगाऊंगा सीरीज़ में, पैरेलल थोड़ा लगा दूंगा। करंट तो जा रही है ऐसे, तो सारी करंट पास हो यहाँ से, इसलिए इस एपरेटस को, इसको कट करके यहाँ पर लगा दूंगा। जब यहाँ पर लगा दूंगा करंट के मेज़रमेंट के लिए, देखिए क्या होगा। फिर ये होगा कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा हुआ है या वोल्टेज लगा हुआ है E, ये रेजिस्टेंस था R, और मैंने कट करके ये लगा दिया गैल्वेनोमीटर, जिसका रेजिस्टेंस था G, ये मैंने अटैच कर दिया यहाँ पर करंट के मेज़रमेंट के लिए। अब आप देखिए रेजिस्टेंस बढ़ गया इस सर्किट का। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अब जो करंट होगी वो होगी I'। अब जो मेजर्ड करंट होगी यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी I' = E/ दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस, बिकॉज दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। तो अब ये होगी मेजर्ड करंट हमारे पास। अगर पहले इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम देखिए ये आएगी, पहली प्रॉब्लम ये होगी कि इसमें एरर होगी। कितनी एरर होगी? ये करंट ज़्यादा थी, ये करंट कम हुई बिकॉज रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो जो एरर होगी इसके मेज़रमेंट में ये हो जाएगी I - I'। अगर आपसे कहा जाए परसेंटेज एरर कितनी हुई करंट के मेज़रमेंट में, तो जो परसेंटेज एरर होगी आप जानते हैं ΔI/I × 100%, ये परसेंटेज एरर इसके मेज़रमेंट में होगी। दूसरी बात ये है कि दूसरी जो प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम ये आएगी कि जब हम लोग यहाँ से करंट फ्लो कराएंगे और ये हैवी करंट है, तो ये हैवी करंट इस कॉइल से होकर पास हो जाएगी। जब ये कॉइल से होकर पास हो जाएगी, इसका रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है, तो इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी I² × G, और इसके हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो ये कॉइल है ये जल सकती है। तो कॉइल में डैमेज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कॉइल
में डैमेज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और देखिए तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि यहाँ पर ये पॉइंटर लगा होता है। अगर इसमें एक स्मॉल करंट फ्लो कराते हैं, आप जानते हैं सेंसिटिविटी जो होती है हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वो काफ़ी होती है, थोड़ी सी करंट फ्लो कराते हैं प्रॉपर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाया करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो करंट है वो मिली एम्पियर की है, और अगर यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है एम्पियर में, अगर आपने यहाँ पर लगा दिया इसको, तो यहाँ पर इस पर इतना टॉर्क लगेगा कि जो ये हमारे पास जो ये पॉइंटर है ये स्टॉपिंग पिन से जाकर टकराएगा और उसकी वजह से टूट सकता है। तो हमारे पास जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो डैमेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास जो इसका पॉइंटर लगा है वो ब्रेक हो सकता है स्टॉपिंग पिन से टकराने पर। तो आप लिखेंगे कि पॉइंटर में ब्रेक, पॉइंटर में ब्रेक, ये हो जाएगा। तो पॉइंटर भी टूट सकता है। तो इसकी वजह से हमें ये करना चाहिए कि हमें यहाँ पर एक शंट रेजिस्टेंस लगा देना चाहिए। शंट रेजिस्टेंस लगाने का जो रीज़न रहेगा, देखिए तीनों बातें सही हो जाएंगी यहाँ से। अगर हम लोग शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, आप जानते हैं कि अगर कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं हम लोग इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि अगर दो रेजिस्टेंस लगे, मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस 500 ओम है और मैं चाहता हूँ कि इसका रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाए, 1 से भी कम हो जाए, तो 1 ओम का अगर मैं रेजिस्टेंस लगा दूँगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप जानते हैं जो कॉम्बिनेशन होगा उसका रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम हो जाएगा। तो पहली बात ये कि इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा यानी कि G टेंड्स टू 0, तो I डैश इक्वल टू E अपॉन R है, जो कि E के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास जो एरर हो रहा था वो कम हो जाएगा, जो परसेंटेज एरर था वो बहुत नेग्लिजिबल रह जाएगा। ये पहली बात सही हो जाएगी। दूसरी बात क्या कि कॉइल में डैमेज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आप देखिए कि मैक्सिमम करंट जो होगी वो यहाँ से कम रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करेगी। जब कम रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करेगी तो जो कॉइल में से करंट जा रही है वो कम करंट पास होगी, इसलिए जो हीटिंग इफेक्ट है उसकी वजह से जो कॉइल जल जाया करती थी, डैमेज हो जाया करती थी, वो डैमेज होना बंद हो जाएगी। और तीसरी बात कि पॉइंटर में ब्रेक, तो पॉइंटर भी अब टूटेगा नहीं, क्योंकि आप देखिए जब यहाँ से कम करंट जाएगी तो डिफ्लेक्शन कम होगा, कम टॉर्क लगेगा, तो जो पॉइंटर है वो भी ब्रेक नहीं होगा। तो ये सारी बातें यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो किसी एमीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो हमें उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देना चाहिए, ठीक है, जिससे इसका रेजिस्टेंस कम हो जाए। तो आप लिखेंगे कि V will connect a small shunt resistance S in the parallel combination with coil resistance G। of moving coil गैल्वेनोमीटर, ये करेंगे हम लोग। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि जो नई रेंज है हमारे पास, जो रिक्वायर्ड रेंज है, हम चाहते हैं कि हमें भाई 0 से 10 एम्पियर या 0 से 1 एम्पियर रेंज का एमीटर मिल जाए, तो उसकी रेंज हमें पता होनी चाहिए, तब हम लोग शंट को डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं शंट कुछ भी लगा सकते हैं, जब तक रेंज पता नहीं होगी तब तक हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कितना शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आप देखिए, मान लीजिए कि रेंज ऑफ द मीटर यह 0 से लेके I, ये है 0 से I, ये रेंज है। अब हम लोग ये काम करेंगे कि हमारे पास जो ये इसके बाद जो किया, देखिए ये करेंगे कि हमारे पास
ये कॉइल रेजिस्टेंस है G, यहाँ पर इसके अंदर ही एक शंट रेजिस्टेंस S लगा देंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में और ये हो गया आपका एमीटर। जैसा कि ये था हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जिसमें हम IG करंट फ्लो कराते थे यहाँ से, अब ये हो गया हमारे पास एमीटर। ये एमीटर हो गया। जो इसका स्केल लगा हुआ है ये वो स्केल लगा हुआ है। जब कोई करंट फ्लो नहीं करा रहे हैं यहाँ से तो वो ज़ीरो पर रहेगा इंडिकेटर। और आप जानते हैं लिखा था IG, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जब फ्लो कराया करते थे तो आप जानते थे कि इंडिकेटर पहुंचता था IG पर, लेकिन अब यहाँ पर जो रेंज ऑफ द मीटर वो 0 से लेकर I था कि इसलिए जो मैक्सिमम करंट जब आप फ्लो कराओगे इसके अंदर I, तो इंडिकेटर पहुँचना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप IG को मिटाओगे और लिख दोगे IG को मिटाकर मार्क कर देंगे I, यहाँ पर I प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये हम करेंगे। आप सोचेंगे वो निशान तो IG का लगा हुआ था तो अब ये I क्यों कर दिया। तो आप देखिए कि जो करंट I यहाँ पर जाएगी जब वो यहाँ पहुँचेगी तो फिर वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इसमें जो जाएगी ये तो IG ही जाएगी भाई, इसमें जो करंट जाएगी वो I जाएगी, और जो रिमेनिंग करंट है इसमें ये जाएगी I माइनस IG, ये चली जाएगी इसमें, और यहाँ पर फिर से मिलके I हो जाएगी। तो आप लोगों को तो ऐसा लगेगा कि जब यहाँ से आप करंट भेज रहे हो I, तो ये इसके अकॉर्डिंग, जब कोई करंट नहीं थी तो 0 पर इंडिकेटर था, जब करंट मैक्सिमम आप बढ़ाते जा रहे हो बढ़ता रहा इंडिकेटर, जब आपने मैक्सिमम करंट फ्लो करा दी रेंज की तो उसने फुल करंट को रीड कर लिया। लेकिन एक्चुअल में जो अंदर हो रहा है वो दिखाई थोड़ा ना पड़ रहा है। अंदर जो हो रहा है उसमें जो कॉइल रेजिस्टेंस है इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो IG फ्लो हो रही है। और आप जानते हैं जब IG करंट फ्लो होती है तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो होता है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो होता है उस केस में गैल्वेनोमीटर में, तो वही हो रहा है। लेकिन ये कन्वर्ट हो चुका है रिक्वायर्ड रेंज के एमीटर में। आप देखिए किस तरह से चेंज हो चुका है। अगर आप देखें कि रेंज कितने टाइम्स बढ़ गई है, अगर आपसे कहा जाए भाई रेंज कितने टाइम बढ़ गई, पहले हम लोग ये देख लें कि शंट रेजिस्टेंस लगाएं कितना। आप देखिए दो तरह से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई कितना शंट रेजिस्टेंस लगाएं इन टर्म्स ऑफ G एंड IG, अगर ये पता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप देखिए कि हमारे पास जो ये पॉइंट है X, ये पॉइंट है Y, यहाँ पर मैंने किरचॉफ फर्स्ट रूल यानी कि जंक्शन रूल अप्लाई कर दिया था। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर इस XY पॉइंट के बीच में इस पाथ के अक्रॉस और इस पाथ के अक्रॉस XY पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम रहेगा। आप देखिए अपर ब्रांच के लिए अगर आप देखेंगे तो VXY इज इक्वल टू होगा I इंटू R से, तो IG इंटू G ये होगा। अगर आप इससे देखेंगे तो जो VXY होगा ये होगा I माइनस IG इंटू S ये हो जाएगा। आप देखिए दोनों हैं तो सेम ही, इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग 1 एंड 2, जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो मिलेगा कि IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S, ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ओपन कर देंगे तो हो जाएगा IG इंटू G इज इक्वल टू I इंटू S माइनस IG इंटू S, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर आपको ये निकालना है कि भाई जो न्यू करंट थी, जो न्यू रेंज थी और जो पुरानी रेंज थी, इसमें क्या रिलेशन होगा तो निकाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ से तो आप देखेंगे कि IG को आप इधर ले आओ तो हो जाएगा IG G प्लस S इज इक्वल टू I इंटू S। तो आप देखेंगे कि I अपॉन IG, I अपॉन IG इज इक्वल टू G
प्लस एस अपॉन एस। एक तो ये रिलेशन आपके पास आएगा निकल कर। अगर आपको मतलब ये क्या है, ये है कि पहले के मुकाबले अब जो आप करंट मेज़र कर रहे हो वो कितने टाइम ज़्यादा हो गई है, जो रेंज है वो कितनी बढ़ गई है। आपने रेंज जो बढ़ाई है ना, पहले करंट का मेज़रमेंट मान लीजिए हो रहा था मिली एम्पियर में, पहले 1 मिली एम्पियर थी मैक्सिमम करंट जिसको आप मेज़र कर सकते थे, अब आपने कर दी 1 एम्पियर, तो 10³ टाइम्स रेंज बढ़ गई। तो आप देखिए कि 1 एम्पियर अपॉन 1 मिली एम्पियर तो 1000, ये मतलब हुआ है इसका। तो जो रेशो होगा वो G प्लस एस अपॉन एस, ये इस रेशो में, उसी रेशो में जो होगा वो उसकी रेंज बढ़ेगी। दूसरी बात आप देखिए, अगर आपको चाहिए शंट रेजिस्टेंस आपने कितना लगाया तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। आप देखिए इस वाले फॉर्मूले से जो शंट रेजिस्टेंस आपने लगाया है वो कितना है, वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। आप लिखेंगे कि शंट रेजिस्टेंस एस इज इक्वल टू हो जाएगा IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G। तो इतना आपने शंट रेजिस्टेंस लगा दिया भाई, ये हो जाएगा। अगर आप और तरह से देखें कि अगर आपसे कहा जाए रेंज आपने कितने टाइम्स कर दी है, तो आप देखिए यहाँ से कि अगर आपसे कहा जाए आपने रेंज कितने टाइम्स कर दी है तो आप निकाल सकते हो। अगर आपसे कहा जाए आपने रेंज कितने टाइम्स कर दी है तो आप निकाल पाएंगे रेंज का मतलब ये हुआ कि बाद में आप करंट का मेजरमेंट कर रहे हैं I, ठीक है। शुरू में आपने करंट का मेजरमेंट किया IG, तो I अपॉन IG ये इसकी रेंज होगी। तो जो रेंज होगी वो होगी I अपॉन IG, ये इसकी रेंज होगी। आप देखिए यहाँ से कि यहाँ से आप देखिए कि I अपॉन IG की वैल्यू कितनी है, G प्लस एस अपॉन एस। तो आप निकाल सकते हैं कि G प्लस एस अपॉन एस ये इसकी रेंज है। इसको अगर आप चाहें तो स्मॉल n कह सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि अगर पहले यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही थी, जिस मैक्सिमम करंट का मेजरमेंट कर सकते थे, अगर ये 1 मिली एम्पियर थी, 10⁻³ एम्पियर, बाद में हमने शंट रेजिस्टेंस को लगाकर यहाँ इसको मैंने बढ़ा दिया 1 मिली एम्पियर तक कर दिया है। तो आप देखिए कि 1 एम्पियर अपॉन 1 मिली एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर अपॉन 10⁻³ एम्पियर, तो 10⁻³ n की वैल्यू 10⁻³ यानी 1000 इसकी वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शंट रेजिस्टेंस है उसको मैंने लगाकर यहाँ पर जो रेंज है उसको 1000 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ से या इक्वेशन ए से अगर आपको रेंज के टर्म में कि आपको रेंज बढ़ानी है 1000 टाइम्स, तो हम कितना शंट रेजिस्टेंस लगाएं। तो आप देखिए फ्रॉम ए यूजिंग दिस वैल्यू इन ए, पुटिंग दिस वैल्यू इन ए, वी गेट, तो हो जाएगा n इज इक्वल टू G प्लस एस अपॉन एस, तो हो जाएगा n इंटू एस इज इक्वल टू G प्लस एस, तो n इंटू एस माइनस एस इज इक्वल टू G, तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू एस इज इक्वल टू G, तो ये शंट रेजिस्टेंस आपने लगाया S, ये होगा G अपॉन n माइनस 1। ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, A B इसको C मान लो, और ये फॉर्मूला आता है D, ये फॉर्मूला आता है D। इस तरह से जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई 50 ओम रेजिस्टेंस था इसका, जो पहले करंट थी वो थी 1 मिली एम्पियर, बाद में आपने उसकी रेंज बढ़ा कर दी 1 एम्पियर, तो आप देख रहे हैं n की वैल्यू हुई 1000, तो 50 अपॉन 1000 माइनस 1 यानी 50 अपॉन 999 इतना शंट रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट कर देना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में कॉइल के साथ, तो रिक्वायर्ड वैल्यू के एमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये इसकी थ्योरी हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वह है कन्वर्जन ऑफ
मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर। देखिए फिर से देखिए, हम लोग ये काम करते हैं कि एक सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है R, सर्किट में कहीं लगा हुआ है, एक सेल लगाकर इसमें सपोज करंट फ्लो कराई जा रही है, ये करंट फ्लो कराई जा रही है, इसके अंदर ये करंट फ्लो हो रही है। अब हमें मेज़र करना है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर से वोल्टेज का मेज़रमेंट करना है। तो आप देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर, ये लगाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब अगर ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लगा दिया मैंने यहाँ पर, ये लगा दिया, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल G। तो जो भी करंट यहाँ से पास होगी, भाई पहले जब लगाया नहीं था, मान लीजिए जब हम लोग और बात करते हैं जब लगाया नहीं था तब क्या होगा। अभी मान ली लगाया नहीं मैंने इसको यहाँ पर, और करंट जो फ्लो हो रही है, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है I। जब करंट फ्लो होगी I, यहाँ पर करंट पहुँचेगी, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, वो कितना होगा, वो होगा I इंटू R। ये तो होगा V इज इक्वल टू I इंटू R। अगर मैंने कोई भी एपरेटस लगाया नहीं है, कोई भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर नहीं लगाया है, तो उस वक्त जो एक्चुअल वोल्टेज है वो है V इज इक्वल टू I इंटू R। अब क्या किया, अब मैंने इस सर्किट में यहाँ पर ये लगा दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब क्या होगा भाई, जो करंट आई जा रही थी यहाँ पर से, अब वो करंट जब आई जाएगी यहाँ पर, तो कुछ पार्ट तो जाएगा इसमें और कुछ चला जाएगा इसमें। जब कुछ चला जाएगा इसमें, मान लीजिए यहाँ पर चला गया I सफिक्स G फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, तो इसमें जो करंट जाएगी वो जाएगी I माइनस IG। तो अब जो मेजर्ड वोल्टेज आएगा, जो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर मेजरमेंट जिसका होगा, वो जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अब V डैश इज इक्वल टू करंट हो जाएगी I माइनस IG और इनटू R, ये हो जाएगी। पहले था V इज इक्वल टू I इंटू R, लेकिन जब मैंने लगा दिया यहाँ पर एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो करंट, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट था नहीं, इसने कुछ करंट फ्लो हुआ इस पास से। जब इस पास से करंट फ्लो जाएगी तो यहाँ पर करंट कम हो जाएगी, जब यहाँ करंट कम हो जाएगी तो कम करंट इनटू R। तो इसका मतलब जो मेजर्ड वोल्टेज है V डैश, वो एक्चुअल वोल्टेज से कम हो गया। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था कि जो I डैश थी वो कम मेज़र हो रही थी, जो एक्चुअल करंट थी उससे कम मेज़र हो रही थी, वैसे ही वहाँ पर जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है उससे कम मेज़रमेंट होगा अगर हम लोग कोई भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच कर देते हैं तब। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो एरर आ रही है, अगर वो एरर टेंड्स टू ज़ीरो, अगर एरर ना हो मेज़रमेंट में, तो आप देखिए कि अब क्या करें कि यहाँ पर से जो भी करंट इसके अंदर जा रही है उसकी वैल्यू कम से कम करते जाएं, यानी कि जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस हम बढ़ाते जाएं प्रैक्टिकली। अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे इसको तो इसमें से करंट बहुत कम जाएगी। जब बहुत कम करंट जाएगी तो मैक्सिमम करंट जो फ्लो हो रही है वो यहीं से पास हो जाएगी, क्योंकि IG यहाँ पर जो करंट पास हो रही है गैल्वेनोमीटर से होकर वो टेंड्स टू ज़ीरो, तो I इंटू R हो जाएगा, जो कि पहले जो वोल्टेज था उसके इक्वली होगा। तो उस केस में उसका जो मेज़रमेंट है वो ठीक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडियल एमीटर है उसका रेजिस्टेंस टेंड्स टू ज़ीरो होना चाहिए, और जो आइडियल वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस टेंड्स टू इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इसका मतलब बताया था मैंने, लॉज आप लोग बता रखे हैं कि अगर हमारे पास एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन मेरे पास कोई भी रेजिस्टेंस है कितना भी हाई क्यों ना हो, अगर मैं उसके साथ 1 ओम लगा दूं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 1 से भी कम होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऐसे ही रूल ये है कि चाहे कितना भी कम रेजिस्टेंस क्यों ना है, मेरे पास मान लीजिए 1 ओम का रेजिस्टेंस है, मैंने 500 ओम का लगा दिया उसके साथ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो जो लगाया है उससे भी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा।
तो कहने का मतलब ये, अगर मैं हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूँ इसके साथ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो जो इसकी रेंज है वो बढ़ जाएगी और ये एक वोल्ट मीटर तरह बिहेव करेगा। आप देखिए, ये पुराना जो ऐप हमारे पास बना हुआ है यही काम में आएगा कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी है, ये वाला फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी है, IG है, कॉइल रेजिस्टेंस कितना है, G है। अगर इस एमीटर को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं वोल्ट मीटर में, तो इसके साथ एक रेजिस्टेंस R लगा दूंगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। पहले मेरे पास क्या था, पहले मेरे पास ये था, ये मेरे पास है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये है, ये कॉइल है, इसका रेजिस्टेंस है G, इसमें से हम लोग IG करंट फ्लो कराते हैं, तो ये स्केल लगा हुआ है, यहाँ 0 और यहाँ IG, तो ये जब 0 करंट तो 0 पर इंडिकेटर, जब मैक्सिमम करंट IG तो ये IG पर, ठीक है, ये है। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई जो मैक्सिमम वोल्टेज का मेज़रमेंट अगर हम कन्वर्ट नहीं करते तो कितना मैक्सिमम वोल्टेज का यहाँ पर मेज़रमेंट हो जाता, तो वो होता, आप जानते हैं V = IR होता है, तो VG = IG इंटू इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल G, तो IG इंटू कैपिटल G, इतने का इतना मैक्सिमम वोल्टेज ये मेज़र कर सकता था। यहाँ पर मैं क्या लिख देता, I जगह पर V मतलब VG, ये हो जाता। लेकिन अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है एक वोल्ट मीटर में, और जिसकी रेंज है 0 से V, रेंज मुझे डिसाइड करनी पड़ती है कि 10 वोल्ट तक या 100 वोल्ट तक, जो भी मैं डिसाइड करूँ। तो यहाँ पर हो गया ये वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to V, ये किया। तो इस केस में मैंने बताया जो कॉइल रेजिस्टेंस हमारे पास है, ये जो कॉइल रेजिस्टेंस है G, इसके साथ एक और रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, ये तो G है ही, ये R और लगाना पड़ेगा। और अब जब कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे इसके अक्रॉस, तो ये 0 पर रहेगा, और जब मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये V पर। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस एपरेटस को, जब इस एपरेटस को, ये जो इसके ये टर्मिनल्स हैं, जब मैं किसी V वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर दूंगा, ये कनेक्ट कर दूंगा V वोल्ट के अक्रॉस, तो इसमें करंट फ्लो कितनी, IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फ्लो होगी, जिसकी वजह से इसका डिफ्लेक्शन जो होगा वो मैक्सिमम पहुंच जाएगा और वो IG शो करेगा। लेकिन हमने मिटा लिख दिया यहाँ पर V, मार्क कर दिया है V, इसलिए लगेगा ऐसे कि मैक्सिमम वोल्टेज ये रीड कर रहा है। तो इस वक्त जो मेजर्ड वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज भी मेज़र कर सकता है, वही फार्मूला V = I × R से अगर आप देखोगे तो हो जाएगा V = IG और इंटू R की जगह G + R, ये हो जाएगा। आपको एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्ट करना पड़ा है इसके साथ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, R की वैल्यू निकालनी है। आप लिखेंगे इफ़ ए हाई रेजिस्टेंस कैपिटल R is connected in series with coil resistance capital G, then from इस वाले फॉर्मूले से V = IG इंटू G + R, तो यहाँ से आप देखेंगे V/IG = G + R, तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल लोगे आप लोग, जो रेजिस्टेंस लगाना है ये हो जाएगा V/IG - G। ABCDE ये हो जाएगा।
वही बात लेते हैं कि मान लीजिए कि 1 मिली एम्पियर करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, कॉइल रेजिस्टेंस 50 है, तो 10⁻³ हो गई। अगर मैं आपसे कहूँ 1 वोल्ट तक का मुझे चाहिए, 1 वोल्ट रेंज का मुझे वोल्टमीटर कन्वर्ट करना है, तो इसकी वैल्यू 1 वोल्ट, तो 1/10⁻³ ऊपर आएगा 1000 - 50 950 ओम। इतना रेजिस्टेंस लगाना होगा आपको इस कॉइल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। अगर आपसे कहा जाए कि कितना टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वोल्ट मीटर का, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर ये होगा इनका सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर जो होगा ये होगा G+R, ये होगा G+R। अगर आप देखो आपसे कहा जाए कि यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस कितना होगा मीटर का, तो आप देखिए कि RA है, आप लिखेंगे कि इफ़ RA बी द नेट रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर, तो आप देखिए RA किसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, G का और S का, तो 1/RA = 1/G + 1/S, S × G, तो यहाँ पर S + G, तो जो RA होगा ये होगा S × G/G + S, ये एमीटर का रेजिस्टेंस होगा और ये होगा वोल्ट मीटर का। आप देखो कि रेंज कितने टाइम्स बढ़ गई है इसकी। अगर आपको ये देखना है तो आप देखिए कि जो रेंज होती है वो होती है कि अब जो हम लोग वोल्टेज का मेज़रमेंट कर सकते हैं कितना है, V, पहले कर सकते थे V∗G, तो ये होती है रेंज कि Vg से पहले Vg वोल्टेज का मेज़रमेंट हो सकता था इससे, अब V वोल्ट का मेज़रमेंट हो रहा है, तो V/Vg, ये इतनी टाइम्स आपने रेंज बढ़ा दी है। आप देखिए V की वैल्यू है Ig × G+R, तो यहाँ से अगर आप लिखें तो V की वैल्यू है Ig × G+R और अपॉन आप देखिए इसकी वैल्यू है Ig × G, Ig × G, तो इससे कैंसिल जगह G+R/G। तो जो रेंज है हमारे पास, जिसको मैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट करता हूँ, कितना टाइम्स मैंने बढ़ा दिया, तो या तो V/Vg कहिए या G+R/G, ये इसकी इतने टाइम्स रेंज बढ़ जाएगी। सही है, ये हो जाएगा। अगर आप लोग n के टर्म में आपको फॉर्मूला चाहिए तो आप यहाँ से देखिए, इस वाले फॉर्मूले से देखिए कि V/Ig = G+R, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि V, देखिए पहले कितना था, पहले जो था ये था Vg = Ig × G, और यहाँ पर है V = Ig × G+R। यहाँ से देखिए कि अगर आप बात वही, चाहे यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें, कि अगर आप लोग देख रहे हैं कि Vg, यहाँ से देख लीजिए तो ज़्यादा आसान रहेगा। आप देखिए कि वी हैव फ्रॉम फिगर कि V/Vg, V की वैल्यू कितनी है, Ig × G+R, और इसकी वैल्यू है Ig × G, इससे कैंसिल, और ये कितना है, ये है n = G+R/G, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Ng = G+R, तो Ng - G = R, या n-1 × G = R, या R = n-1 × G। इतना रेजिस्टेंस आपको लगाना होगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, ठीक है।
ये होगा। तो रेंज का यहाँ पर है फार्मूला R(n-1) इंटू जी से जो रेजिस्टेंस लगाना है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, और जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसका रेंज के टर्म में फार्मूला है S यहाँ पर देखिए G/n-1 और वहाँ पर है G इंटू n+n-1। तो ये फार्मूले जनरलाइज करके आप लोग याद कर सकते हैं, एक से फार्मूले हैं वोल्ट मीटर और मीटर के। और अगर फार्मूले आप भूल जाते हैं तो आपके पास ये थ्योरी है, अगर ये थ्योरीज के अकॉर्डिंग अगर आप लोग सोचेंगे तो सब बातें आपकी समझ में आएंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं आज, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।